क्या गांधी सच में महात्मा थे? तो फिर उनकी जिंदगी पर इतने सवाल क्यों उठते हैं? इतिहास बताता है, गांधी अपनी भतीजी के साथ सोते थे। क्या ये सच में तपस्या थी या कुछ और? क्या ऐसे प्रयोग नैतिक माने जा सकते हैं? गांधी के इन कृत्यों को आप कैसे देखते हैं? तो इन सब सवालों के जवाब हमें कहाँ मिलते हैं? चलिए अब शुरू करते हैं इस किताब की कहानी और जानते हैं इसमें असलियत क्या सामने आती है। नमस्कार। आज हम इतिहास के ऐसे पन्ने को पलट रहे हैं जिस पर बहुत बातें हुई हैं, काफ़ी कुछ लिखा गया है, लेकिन शायद पूरी तस्वीर कम ही लोग जानते हों। हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी के जीवन के उस दौर की, उनके उन ब्रह्मचर्य प्रयोगों की जो काफ़ी निजी और विवादास्पद रहे। हाँ, और इस चर्चा के लिए हम लुई फिशर की किताब द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, जो 1950 में आई थी, उसको आधार बना रहे हैं। फिशर की खासियत यही थी कि वो गांधी जी को सिर्फ एक, आप कह सकती हैं, महात्मा की तरह नहीं देखते थे, बल्कि उनके जीवन की जटिलताओं, आलोचनात्मक पहलुओं पर भी काफी रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। तो आज हमारा इरादा यही है कि फिशर के नज़रिए से गांधी जी के सार्वजनिक जीवन और उनके निजी जीवन के इस थोड़े उलझे हुए अध्याय के बीच के कनेक्शन को समझें। देखें कि फिशर हमें क्या दिखाते हैं। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि फिशर गांधी जी के राजनीतिक नेतृत्व, आज़ादी की लड़ाई, इन सब के साथ साथ उनके निजी जीवन और खासकर इन प्रयोगों पर काफी विस्तार से लिखते हैं। वो दिखाते हैं कि कैसे एक ही व्यक्ति की जो सार्वजनिक छवि है और उसके जो निजी, कह सकते हैं, क्रियाकलाप है, उनमें एक फासला दिख सकता है या लोगों को ऐसा लग सकता है। तो चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। ये ब्रह्मचर्य प्रयोग आखिर थे क्या? मेरा मतलब है, गांधी जी ने ब्रह्मचर्य का व्रत तो लिया था, वो तो सब जानते हैं, लेकिन ये प्रयोग, ये उससे कुछ अलग या आगे की बात लगती है। हाँ, ये उससे आगे की बात थी। फिशर अपनी किताब में बताते हैं कि गांधी जी का मकसद ये जानना था कि क्या वो युवा स्त्रियों के साथ, और इनमें उनकी अपनी पोती मनु गांधी भी शामिल थीं, क्या वो उनके साथ एक ही बिस्तर पर सोकर बिना किसी शारीरिक संपर्क के अपने मन पर, अपनी वासना पर पूरा नियंत्रण रख सकते हैं या नहीं। अच्छा। आत्मशुद्धि का एक तरीका, मतलब ब्रह्मचर्य की असली परीक्षा। मतलब उनका ये मानना था कि अगर वो शरीर के इतने करीब होते हुए भी मन से अविचल रह सकें, तभी उनका ब्रह्मचर्य सच्चा माना जाएगा। ये तो सुनने में ही काफी जटिल लगता है। हाँ, जटिल तो है। और फिशर गांधी जी की इस सोच को उनकी जो सत्य के साथ प्रयोग करने की एक आदत थी या प्रवृत्ति थी, उससे जोड़कर देखते हैं। गांधी जी का मानना था, जैसा फिशर दिखाते हैं, कि ब्रह्मचर्य सिर्फ शारीरिक दूरी नहीं है, बल्कि मन से भी वासना के विचार को पूरी तरह मिटा देना है। तो शायद ये प्रयोग उनके लिए इसी मानसिक शुद्धि को जांचने का, परखने का एक तरीका था, एक तरह की आखिरी कसौटी। हाँ, कह सकते हैं। वो इसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति की आखिरी परीक्षा जैसा मानते थे। और फिशर के हिसाब से ये प्रयोग कब हुए और मतलब कितने समय तक चले? क्या ये रोज की बात थी? नहीं, रोज की बात नहीं थी। फिशर के विवरण के अनुसार ये मुख्य रूप से 1940 के दशक में, खासतौर पर 1940 से 1945 के बीच, मतलब करीब 4-5 साल तक ये सिलसिला चला। लेकिन जैसा आपने पूछा, ये कोई नियमित नियम नहीं था। फिशर साफ करते हैं कि ये गांधी जी के निजी फैसले पर और उस वक्त उनकी अपनी मानसिक और आध्यात्मिक जरूरत पर निर्भर करता था। अच्छा। हाँ, ये उनकी व्यक्तिगत साधना का हिस्सा था, जिसे वो तब करते थे जब उन्हें लगता था कि इसकी जरूरत है। और इसमें कौन कौन शामिल थे? आपने मनु गांधी का जिक्र किया, जो उनकी पोती थी, उनके अलावा? हाँ, फिशर मनु गांधी का जिक्र तो प्रमुखता से करते ही हैं। वो उस समय काफी युवा थीं और गांधी जी की देखभाल में भी उनकी अहम भूमिका थी। उनके अलावा फिशर कुछ और युवा स्त्रियों का भी उल्लेख करते हैं, जो या तो गांधी जी के आश्रम से जुड़ी थीं या उनके करीबी दायरे में थीं। लेकिन फिशर के अनुसार हर मामले में गांधी जी का घोषित उद्देश्य एक ही रहता था, अपने ब्रह्मचर्य और आत्मसंयम की कठोर से कठोर परीक्षा लेना। लेकिन जाहिर है, इस तरह के प्रयोगों पर चुप तो नहीं रहा गया होगा। यहाँ से मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है। आलोचनाओं के बारे में फिशर क्या बताते हैं? प्रतिक्रियाएं कैसी थीं? फिशर इस पर काफी खुलकर लिखते हैं। वो बताते हैं कि गांधी जी के कई करीबी सहयोगी, उनके अनुयायी तक इन प्रयोगों से सहमत नहीं थे। उन्हें ये ठीक नहीं लगते थे। फिशर संकेत देते हैं कि सरदार पटेल जैसे बड़े नेताओं ने भी
इस पर अपनी असहमति, अपनी आपत्ति खुलकर जाहिर की थी। और बाहरी आलोचकों की तो बात ही अलग है। उन्होंने तो इसे नैतिक और सामाजिक नजरिए से पूरी तरह गलत और अस्वीकार्य माना। अच्छा, तो उनके अपने सर्कल में भी इस पर असहमति थी? ये तो बड़ी बात है। फिशर किस तरह के सवाल सामने रखते हैं जो आलोचकों ने उठाए थे? देखिए, फिशर बताते हैं कि जो मुख्य सवाल थे वो नैतिकता और शक्ति संतुलन यानी पावर डायनामिक्स के थे। आलोचकों का कहना था कि क्या एक इतने बुजुर्ग, इतने प्रभावशाली व्यक्ति का युवा स्त्रियों के साथ इस तरह का प्रयोग करना नैतिक रूप से सही है, भले ही उनका इरादा कितना भी आध्यात्मिक क्यों न हो। एक सवाल ये भी था कि क्या उन स्त्रियों की सहमति पूरी तरह से स्वतंत्र थी या कहीं ना कहीं वो गांधी जी के भारी प्रभाव में थीं। फिशर इन सवालों को रखते हैं। हाँ, ये तो वाजिब सवाल लगते हैं। बिल्कुल। और एक बड़ा सवाल ये भी उठाया गया, जैसा कुछ आलोचकों ने कहा, कि क्या ये वाकई कोई आध्यात्मिक जरूरत थी या फिर ये गांधी जी की अपनी कोई निजी, शायद अनसुलझी मनोवैज्ञानिक उलझन का नतीजा था। बाप रे, ये तो बहुत ही गंभीर आरोप या सवाल हैं। तो फिशर इन आलोचनाओं को कैसे दिखाते हैं? क्या वो किसी का पक्ष लेते हैं? फिशर की यही खूबी है कि वो सीधे सीधे कोई फैसला नहीं सुनाते। वो गांधी जी के पक्ष को भी रखते हैं कि ये उनकी निजी आध्यात्मिक खोज थी, सत्य के साथ उनका अपना प्रयोग था, लेकिन साथ ही वो आलोचकों की जो चिंताएं थीं, जो उनके तर्क थे, उन्हें भी पूरी गंभीरता से सामने रखते हैं। फिशर इसे गांधी जी के व्यक्तित्व की एक बहुत ही जटिल और कह सकते हैं विरोधाभासी परत के रूप में दिखाते हैं। विरोधाभासी किस तरह से? इस तरह से कि देखिए, गांधी जी सार्वजनिक जीवन में सत्य, अहिंसा, पारदर्शिता के इतने बड़े हिमायती थे और वहीं निजी जीवन में वो एक ऐसा कदम उठा रहे थे जो न सिर्फ शुरू में काफी गुप्त रखा गया, बल्कि नैतिक रूप से भी इतना विवादास्पद था। फिशर दिखाते हैं कि ये प्रयोग गांधी जी की जो महात्मा वाली छवि जी, जो त्याग और पवित्रता से जुड़ी थी, उसके साथ कहीं ना कहीं मेल नहीं खाता था। तो फिशर का विश्लेषण इसी तनाव पर, इसी विरोधाभास पर केंद्रित है। हाँ, ये समझना वाकई मुश्किल है कि सत्य के लिए इतना आग्रह रखने वाले व्यक्ति ने इस प्रयोग को लेकर इतनी गोपनीयता क्यों रखी होगी या आलोचनाओं के बाद भी इसे जारी क्यों रखा होगा, जैसा फिशर बताते हैं। देखिए, फिशर ये भी बताते हैं कि गांधी जी आलोचनाओं से अनजान नहीं थे। जब उनसे सवाल पूछे गए, खासकर उनके करीबी लोगों ने पूछे, तो उन्होंने अपने तर्कों से इसका बचाव किया। उनका कहना था कि ये उनकी आत्मा की आवाज है, उनका सत्य का प्रयोग है और इसे समझने के लिए वैसी ही आध्यात्मिक समझ चाहिए। फिशर के मुताबिक गांधी जी मानते थे कि अगर वो इसमें सफल होते हैं तो ये मानवता के लिए भी एक बड़ी आध्यात्मिक जीत होगी। लेकिन फिशर ये भी दिखाते हैं कि गांधी जी के ये तर्क उनके कई करीबियों को भी संतुष्ट नहीं कर पाए थे। तो कुल मिलाकर फिशर की किताब से इन प्रयोगों के बारे में जो हमें पता चलता है, उसका सार क्या है? गांधी जी के इस पहलू को समझने से क्या हासिल होता है फिशर के नजरिए से? देखिए, फिशर की किताब का एक बड़ा मकसद शायद यही है कि गांधी जी को एक देवता की तरह पूजने के बजाय एक इंसान के रूप में देखा जाए। हाँ, एक असाधारण इंसान, लेकिन फिर भी इंसान, अपनी सारी जटिलताओं और विरोधाभासों के साथ। इन प्रयोगों का जिक्र करके फिशर पढ़ने वाले को ये सोचने पे मजबूर करते हैं कि हम अपने नायकों का मूल्यांकन कैसे करें। क्या किसी के महान सार्वजनिक काम उसके निजी जीवन के विवादास्पद या नैतिक रूप से संदिग्ध लगने वाले कामों पर पर्दा डाल देते हैं, या हमें दोनों को अलग करके देखना चाहिए? मतलब फिशर हमें एक ज्यादा संतुलित, एक न्यूआंस्ड तस्वीर देखने में मदद करते हैं। बिल्कुल। फिशर का विश्लेषण यही दिखाता है कि गांधी जी के जो सिद्धांत थे और उनका जो व्यवहार था, कम से कम इस मामले में उनके बीच एक गहरा तनाव, एक विरोधाभास था। ये किताब हमें गांधी जी की मानवीय कमजोरियों को, या कहिए कि उनके बहुत ही निजी और विवादास्पद फैसलों को समझने का एक मौका देती है। ये सिर्फ महात्मा के आभा मंडल से परे जाकर उस व्यक्ति को देखने की कोशिश है जिसने इतिहास तो बदला, लेकिन जिसके अपने जीवन में भी ऐसे मोड़ थे जो आज भी बहस का मुद्दा है। सही बात है। फिशर का काम हमें याद दिलाता है कि महानता अक्सर सीधी सपाट नहीं होती। ये वाकई एक अहम बात है। इतिहास के किरदारों को सिर्फ सफेद और काले में देखना बहुत आसान होता है, लेकिन असल जिंदगी तो वो ग्रे शेड से भरी होती है। बिल्कुल सही कहा।
और फिशर की किताब इसी ग्रे रंग को, इसी स्लेटीपन को पकड़ने की कोशिश करती है। वो गांधी जी की महानता पर कोई सवाल नहीं उठाते, लेकिन वो उनके जीवन के उन पहलुओं को भी नज़रअंदाज नहीं करते जो हमें असहज करते हैं, जो सवाल खड़े करते हैं। शायद फिशर के लिए गांधी जी की असली महानता इसी में थी कि वो लगातार खुद से जूझते रहे, खुद पर प्रयोग करते रहे, भले ही वो प्रयोग दूसरों को कितने भी अजीब या गलत क्यों न लगे हों। तो आज हमने लुई फिशर की किताब द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी के जरिए गांधी जी के ब्रह्मचर्य प्रयोगों पर एक नज़र डाली। हमने देखा कि ये प्रयोग 1940 के दशक में हुए। इनमें मुख्य रूप से मनु गांधी और कुछ अन्य युवतियां शामिल थीं, और गांधी जी का मकसद अपने आत्मसंयम को चरम पर परखना था। हाँ, और हमने ये भी समझा कि कैसे इन प्रयोगों के उनके करीबियों से लेकर बाहरी आलोचकों तक ने काफी गंभीर नैतिक सवाल उठाए। फिशर इन आलोचनाओं को दर्ज करते हैं और इसे गांधी जी के जटिल व्यक्तित्व, उनकी सार्वजनिक छवि और निजी व्यवहार के बीच के गहरे विरोधाभास के तौर पर पेश करते हैं। वो दिखाते हैं कि कैसे एक व्यक्ति जो सत्य और पारदर्शिता का इतना बड़ा पैरोकार था, एक ऐसे रास्ते पर चला जो नैतिक रूप से काफी धुंधला था। और ये चर्चा हमें उस दौर के सामाजिक और नैतिक माहौल पर भी सोचने को मजबूर करती है, और ये भी कि गांधी जी जैसे व्यक्ति भी उन स्थापित मानदंडों से कितना अलग जाकर सोचने और करने का साहस रखते थे, चाहे वो कितना भी विवादास्पद क्यों ना हो। बिल्कुल, और फिशर का विश्लेषण हमें इसी जटिलता को समझने में मदद करता है, बिना कोई आसान सा जवाब दिए या फैसला सुनाए। ये हमें इतिहास को और उसके किरदारों को ज्यादा गहराई से उनकी पूरी इंसानियत के साथ देखने की चुनौती देता है। और जाते जाते एक सवाल जो फिशर की किताब पढ़ने के बाद शायद हम सबके मन में उठता है, और जिस पर शायद कोई एक सीधा जवाब मुमकिन भी नहीं है। हाँ, वो सवाल यही है कि गांधी जी के ये प्रयोग, जिन्हें वो अपनी आध्यात्मिक साधना मानते थे, क्या वो वाकई आत्मशुद्धि की एक जरूरी, एक ईमानदार कोशिश थे, या फिर जैसा आलोचकों ने कहा, ये नैतिक रूप से एक गंभीर चूक थी, कहीं न कहीं सत्ता के दुरुपयोग का भी एक उदाहरण। इस सवाल पर सोचते रहना शायद हमें सिखाता है कि महानता और मानवीय कमजोरी या दुर्बलता एक ही सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं, और इतिहास के नायकों को उनकी पूरी समग्रता में समझना कितना जरूरी और कितना चुनौतीपूर्ण काम है। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। आपका छोटा सा समर्थन हमें और मजबूत बनाता है। इस विषय पर आपकी राय क्या है? कमेंट में लिखें, मैं जरूर जवाब दूंगा। आइए साथ मिलकर सीखें और खोजें। आपका जुड़ाव ही इस चैनल की असली ताकत है।